गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एनिमल, गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग उत्तम, गुड मॉर्निंग मुझे। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और कंटिन्यू करते हैं हमारे पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर का रिवीजन। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है बच्चे, अभी हम 2023 ही कर रहे हैं। ठीक है, 2023 का रिवीजन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट महीने जो आपके होंगे एग्जाम में आने के लिए, वो आपका एक तो नवंबर होगा, ठीक है, दिसंबर होगा 2023 का, और जनवरी और फरवरी। ठीक है, ये जो महीने हैं ये दोनों 2024 के, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है बच्चे। ठीक है, पिछले वाले जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में, वहाँ पे भी सेम ही टाइम पीरियड पे एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो पिछले 6 महीने में आपका जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, सबसे ज़्यादा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से पूछे जाएंगे सारे के सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपको इन 4 महीनों में करना है। ठीक है, नवंबर दिसंबर हो गया 2023 का, जनवरी फरवरी हो गया आपका 2024 का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? 2023 में पहली बार किसी इंडियन ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। नाम बताना है आपको, क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। वेरी गुड बच्चे, नीरज चोपड़ा ने जीता था। अगला प्रश्न है, किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? बताइए कौन सा दिन है हमारे देश में जिसे कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? कौन सा दिन है ये है आपका 23 अगस्त। याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा पिछले साल से, अब से 23 अगस्त का। और ये क्यों है बच्चे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। आपको ये तारीख याद रखनी है, 23 अगस्त 2023। ठीक है, 2023 को आपका ये हुआ था। तो इस दिन बच्चे आपका सेलिब्रेट करने के लिए, इसरो की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए, भारत की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए अब से 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चे ये याद रखना कि जिस जगह पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस जगह का भी नाम रखा गया है, और इस जगह का नाम क्या रखा गया है? विक्रम शक्ति पॉइंट, इस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। उसके अलावा जो लैंडर है जिसने लैंड किया था उसका नाम आपको याद रखना है विक्रम लैंडर। ठीक है, तो बच्चे इतनी चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। उसके अलावा ये तो अभी का हो गया 2023 का, इससे पहले हमने चंद्रयान 2 भी भेजा था, हालांकि वो सफल नहीं रहा था। तो चंद्रयान 2 जहां पे उसका लैंडर बचे आपका क्रैश हुआ था 2019 में चंद्रयान 2 का, उस पॉइंट का नाम क्या था? उस पॉइंट का नाम था तिरंगा पॉइंट। ठीक है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं ना शिव शक्ति पॉइंट, उसी तरीके से 2019 में जहां पे चंद्रयान 2 का लैंडर लैंड हुआ था उस जगह का नाम है तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों ही बच्चे आपको याद रखनी है। और 23 अगस्त को अब से, मतलब कि पिछले साल से हर साल क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अगला है, प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी कौन से देश ने की है? पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव हुआ 2023 में। आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री के द्वारा इसे होस्ट किया गया, कौन सी कंट्री के द्वारा इसे होस्ट किया गया? बताइए कौन सी कंट्री के द्वारा इसे होस्ट किया गया? श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव श्रीलंका। अच्छा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्योंकि अब तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का मुझे जवाब बताइए कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहली बार किसी महिला को, है ना, 2023 में नियुक्त किया गया था। नाम याद है आपको?
जया वर्मा, वेरी गुड बच्चे। जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया था, ठीक है, 2023 में, याद रखेंगे जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया था। हालांकि अभी 2024 में जया वर्मा सिन्हा इस पद पर नहीं है, ठीक है। तो अभी कौन है वर्तमान में? सतीश कुमार। सतीश कुमार इज द करंट चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे की आप लोग परीक्षा देने जाएंगे तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, सतीश कुमार। और पहली बार पिछले साल यानी कि 2023 में पहली बार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक महिला को नियुक्त किया गया था, उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है बच्चे। अगला है ऑल इंडिया रेडियो और NSD, इसके प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? अभी वर्तमान में भी यही है, इनका नाम याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, इसके जो प्रधान महानिदेशक हैं इनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुप्ता, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। अगला प्रश्न है ग्लोबल इंडिया AI 2023 का सम्मेलन का पहला संस्करण, पहला एडिशन कहां पर किया गया था? बताइए। ग्लोबल इंडिया AI का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका ग्लोबल समिट कहां पर हुआ था पिछली बार? 2023 में। ये समिट आपका कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका ग्लोबल इंडिया AI 2023। बताइए बच्चे क्या होगा इसमें? चलिए, वैसे तो ये इस तरीके के प्रश्न आपको कंफ्यूज भी करते हैं, जरूरी नहीं कि इंडिया लिखा है तो इंडिया में ही होगा, इसीलिए याद रखना कि इंडिया AI समिट जो है इंडिया में ही हुआ था, नई दिल्ली ने इसे होस्ट किया था, ठीक है। AI समिट, इंडिया AI समिट इंडिया में। अच्छा, अगला है हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? गृह लक्ष्मी योजना किसी भी स्टेट की वैसी स्कीम है जहां पर कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ किया गया है, उनको आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। और ये RRB का रिकॉर्ड है, स्कीमें पूछने पे आते हैं तो बहुत पुरानी स्कीम पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कौन से स्टेट की है ये। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टेट है ये? गृह लक्ष्मी योजना ये लॉन्च की गई थी कर्नाटक की सरकार के द्वारा। कर्नाटक के CM का नाम याद रखिए, इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि इनका नाम काफी जगह पूछा जा रहा है बच्चे। सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया याद रखना इनका नाम, यहाँ पे CM है ये। अगला है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? दो चीज याद रखिएगा, एक तो एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है, और एक है आपका एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में, ठीक है। इन दो क्षेत्र में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इनमें से किसी कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया गया है, और ये हुआ 2023 में था, लेकिन इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है अब 2024 में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, आप लोगों ने रिसेंट भी इसके बारे में पढ़ा है। कौन सी कंपनी के साथ में किया है? ध्यान से, ध्यान से, एजुकेशन के फील्ड में और आपका एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में, और एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। ये बच्चे आपका है मेटा, ठीक है, ये है आपका मेटा, याद रखिएगा मेटा। अगला है भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? भारत का पहला AI से चलने वाला, AI संचालित का मतलब है AI से चलने वाला एंटी ड्रोन सिस्टम, बताइए इसका क्या नाम रखा गया है? क्या नाम रखा गया है इसका? इंद्रजाल, ठीक है, इंद्रजाल नाम है इसका। ये प्रश्न आपको उल्टा भी पूछा जाएगा कि इंद्रजाल क्या है, तो इंद्रजाल जो है आपका एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि ड्रोन से निपटने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये सिस्टम किस चीज से, ये सिस्टम जो है आपका AI लेस है, मतलब कि इसे AI बेस्ड बनाया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इसे बनाया गया है, इंद्रजाल नाम है इसका। अगला है देश का पहला सौर शहर कौन सा है? अभी ये है नहीं, अभी इसे डेवलप किया जा रहा है। बताइए हमारी कंट्री का पहला सोलर सिटी, सौर शहर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक प्लेस भी है, ठीक है, बहुत फेमस प्लेस है बच्चे, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आप लोगों को थोड़ा हिंट दे रही हूँ मैं, बताइए। MP में है सांची, वेरी गुड बच्चे, यहाँ पे आपका सांची का स्तूप है ना, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रतीक है। वैसे तो बहुत सारी प्लेसेस है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है इंडिया में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है सांची का स्तूप, ठीक है। तो सांची को जो है आपका सौर शहर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, याद रखिएगा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में।
अगला है 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया था? हो चुका है 19वें एशियन गेम्स, या फिर इन्हें एशियाड भी कहा जाता है, याद रखिएगा इन्हें एशियाड भी कहा जाता है। ये चाइना के द्वारा होस्ट किए गए थे 2023 में। चाइना में कहाँ पे? हांगझाऊ में, ठीक है, हांगझाऊ में इन्हें होस्ट किया गया था। और एशियन गेम की बात करें या फिर एशियन पैरा गेम्स की बात करें, दोनों में ही बच्चे इंडिया ने आज तक के इतिहास के सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए बहुत अच्छी सक्सेस जो है इस बार रही। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आएंगे, जब हम स्पोर्ट्स का अलग से करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहे। पहले मुझे बताइए यहाँ पे जो पूछा हुआ है कि प्रायोजक कौन रहा? प्रायोजक मतलब समझते हैं स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया था इंडियन टीम को? स्पॉन्सर के रूप में अमूल बचे। वैसे इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अमूल याद रखिएगा, अमूल के द्वारा इसे स्पॉन्सर किया गया था। अगला है भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? अब 2023 जो पूरा साल रहा ये आपका G20 का रहा। G20 की अलग अलग प्रकार की समिट, G20, F20, W20, इस तरीके जो है आपके अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार की समिट हुई, क्योंकि हम जो है पिछले साल G20 को होस्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इसका प्रश्न बहुत कम आया बच्चे। आप देखेंगे 2023 में इसके जितने भी, जब भी आपके जितने भी एग्जाम हुए होंगे, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, G20 के प्रश्न बहुत ज़्यादा कम आए थे ना। तो अब जो है आपके 2024 में जो बच्चे कुछ इसके प्रश्न होंगे इसी तरीके से पूछे जाएंगे, क्या थीम रहा था, ठीक है, कौन से जो है आपके एक मेहमान के रूप में जिन कंट्री को हमने बुलाया था, कितने देश थे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको पूछा जा सकता है। तो बताइए मुझे अतिथि देश। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि G20 की अगर हम सम्मेलनों की बात करेंगे ना बच्चे, तो सम्मेलन बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इनकी विंग्स होती है। कोई आपका जो है नागपुर में हुआ, कोई जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में हुआ, कोई जो है साउथ में हो रहा है, ठीक है। तो सारे सम्मेलनों को याद नहीं करेंगे, सिर्फ एक को याद रखिएगा जो शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है। तो G20 का जो शिखर सम्मेलन था 2023 में वो दिल्ली में हुआ था, इतना तो आपको याद होगा। और बाकी आपको क्या याद रखना है कि G20 जो है उसमें हमने अतिथि देश के रूप में कितने देशों को बुलाया था, बताइए। अतिथि देशों के रूप में हमने 9 देशों को बुलाया था, ठीक है, याद रखना 9 देशों को बुलाया था। और जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा के द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए बच्चे, पहला यूपीआई एटीएम, पहला यूपीआई एटीएम इनमें से कौन सी कंपनी ने लगाया है? पहला यूपीआई एटीएम। वैसे एटीएम के सेक्टर में ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बार पहले जो एटीएम लगे हैं ना हर प्रकार की टेक्नोलॉजी के, वो इन्होंने ही लगाए हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये कंपनी है आपकी हिटाची पेमेंट सर्विसेज, इन्होंने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। अगला है बच्चे, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नेस्कॉम, अब ये भी आपके चेंज हो गए हैं, ठीक है। जो चेंज हुए हैं, पहले राजेश नाम्बियार थे, अभी आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है सिंगू गंगाधरन, ठीक है, सिंगू गंगाधरन का नाम याद रखिएगा। इन्हें नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये होता है आपका अपडेटेड रहने का थोड़ा सा ये नुकसान होता है कि अपॉइंटमेंट अगर आप पुरानी याद करेंगे ना तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं कि वो बदल गई होगी, है ना, कुछ 5-6 महीने में बदल जाती है। तो पिछली बार आपने राजेश नंबियार याद किया होगा, अभी रिसेंट याद रखिएगा 2024 में सिंगू गंगाधरन जो है इसके क्या है, नेस्कॉम के अध्यक्ष है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है बच्चे, सिंगू गंगाधरन का। अगला है, इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हो चुका है ये भी, बताइए जरा। इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंडिया ड्रोन शक्ति इसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में। अगला है, G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? बताइए। अब उस समय तो ये प्रश्न आपका बहुत ज्यादा हल्का था, मतलब कि बहुत आसान सा प्रश्न था, सभी को लगभग याद था, ठीक है। लेकिन अभी 2024 में आपको पूछा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो नई दिल्ली में हुआ था उसमें विषय क्या था, थीम क्या था?
उसका थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला है यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, बताइए। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। बताओ। ना तो G20 ना तो मिलेट्स। हाँ, पिछली बार मिलेट्स नहीं आया था, लेकिन अभी मैंने आपको रिसेंट एक पेपर भेजा होगा ग्रुप में, वहाँ पे आप लोग देखेंगे बच्चे, उसने पूछा है 2023 में जो साल मनाया गया था यूएन के द्वारा वो किस रूप में सेलिब्रेट किया गया था, है ना। तो वो 2023 का इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अभी पूछ रहे हैं उसे। तो चीज़ें कभी भी वेस्ट नहीं जाती, आपने 2023 में पढ़ा है, अभी पूछेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। बताओ, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर कहाँ पर बना है, ये कहाँ पर बना है, ये आपका दिल्ली में है बच्चे, ठीक है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था। क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता था, ये क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता था, इंडिया ने जीता था। अगला प्रश्न है, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम कौन से राज्य के द्वारा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सी स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है, ये बच्चे आपका है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ने शुरू किया है नमो 11 सूत्री कार्यक्रम। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या सुझाया है। जो पुराना संसद भवन है इसका नाम क्या रखा गया है और किसके रिकमेंडेशन पे रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकमेंडेशन पे रखा गया है। यह है आपका संविधान सदन, ठीक है, संविधान सदन। अब क्योंकि जितने भी सत्र हो रहे हैं, जितने भी सेशन है बच्चे, सारे के सारे जो नया पार्लियामेंट हाउस है वहां पे हो रहे हैं ना, तो पुराना वाला जो है आप कहलाएगा, इसे संसद भवन नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा संविधान सदन, संविधान सदन। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नाम की पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया था। याद रखना, ये जो आपकी बुक है पीपल्स G20, ये आपका पूरी की पूरी जो जर्नी रही बच्चे, भारत ने किस तरीके से G20 की अध्यक्षता की, इस पूरी किताब में जो है आपको ये बताया गया है, क्या क्या हमने अचीव किया, क्या क्या यहाँ पे जो है आपकी हमें फायदा हुआ है ना, पूरा का पूरा जो आपका एक तरीके से जो समरी कहता है जैसे, है ना, वो जो है इस किताब में पीपल्स G20। तो पीपल्स G20 इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे हैं आपके, बताइए कौन से मिनिस्टर हैं इनमें से। पीपल्स G20 इस बुक का अनावरण किसके द्वारा किया गया था। एस जयशंकर, विदेश मंत्री। अगला है बच्चे, पवित्र मंदिरों के होयसाल समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, बताइए। होयसाल समूह 2023 में आपका विश्व धरोहर की जो सूची होती है उसमें होयसाल मंदिर समूह को किया गया था, होयसाल मंदिर समूह को, है ना, 42वां था ये। उसके बाद में 2024 में 43वां 43rd भी आपका शामिल हो गया है, और ये है आपके असम के मोईदम, असम के मोईदम, चिराईदेव मोईदम इनका पूरा नाम है, चिराईदेव मोईदम इनका पूरा नाम है, तो याद रखना ये असम में है बच्चे, ठीक है। और पिछले साल 2023 में 42वां में हमने शामिल किया था होयसाल मंदिर समूह, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। होयसाल मंदिर समूह और असम के चिराईदेव मोईदम वो इस साल हुए हैं। उसके अलावा ये याद रखना कि जो ये आपका
ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को की जो बच्चे ये कमेटी होती है ना, जो डिसाइड करती है कि कौन सी हेरिटेज साइट को इसमें लिस्ट करना है, कौन से साइट को नहीं करना है, तो इनकी सालाना एक बैठक होती है। तो इस साल इनकी जो बैठक हुई है 2024 में, वो भारत में हुई है और नई दिल्ली में हुई है, याद रखना। ठीक है, इन साल जो बैठक हुई है यूनेस्को की, वो नई दिल्ली के द्वारा होस्ट की गई है। और बस इसी बैठक में इन्होंने डिसीजन लिया कि भारत का जो असम का मोइदम है, क्योंकि हमने इसे नॉमिनेट किया हुआ था, ठीक है, भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया था असम के मोइदम को, किसे भी इस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, तो उस बात को जो है मंजूरी दे दी गई और भारत का 43वां जो साइट है उसे यहाँ पे लिस्ट किया गया। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखना है, 2023 का होयसाल मंदिर समूह याद रखना है, 2024 का असम का मोइदम याद रखना है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। अगला है स्किल्स ऑन व्हील्स। ये पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? स्किल्स ऑन व्हील्स, नाम से समझ में आ रहा होगा, स्किल से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये मंत्रालय के द्वारा बच्चे आपका 2023 में 2023 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, बल्कि इनिशिएटिव है स्किल्स ऑन व्हील्स नाम से। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा कितनी श्रेणियों में की गई है? बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये आपके 2023 में पहली बार दिए जाने की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इससे पहले आप लोगों ने इस तरीके का कोई पुरस्कार नहीं देखा होगा, है ना। तो जिस तरीके से बच्चे नागरिक सम्मान दिए जाते हैं ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, उसी तरीके से साइंस सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, तो कितनी कैटेगरी है इसमें, ये पूछा हुआ है। कितनी कैटेगरी है इसमें? इसमें है टोटल 4 कैटेगरी, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 4 कैटेगरी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बच्चे आपका विज्ञान रत्न पुरस्कार है, विज्ञान श्री पुरस्कार है, विज्ञान टीम पुरस्कार है, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो है आपके 4 कैटेगरी हैं और ये 4 कैटेगरी में आपका ये सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अगला है किस भारतीय मूल के लेखक के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? बताइए बच्चे, वेस्टर्न लेन। और इस चुना गया का मतलब है कि ये सिर्फ नॉमिनेट हुआ था, हालांकि जीते नहीं थे, है ना। 2023 में जो है आपका जीते नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर लिस्ट भी किया गया है, भारतीय मूल के राइटर है, आपको इनका नाम बताना है। बताइए, इनकी किताब का नाम आपको सेपरेटली पूछा जाएगा, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न लेन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। वेस्टर्न लेन ये किताब है बच्चे चेतना मारू की, चेतना मारू की बुक है। और इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन से बुक्स एंड ऑथर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में 2024 में आप हर महीने देखेंगे तो 2-2 3-3 किताबें लॉन्च होती हैं, है ना। तो इतनी सारी किताबें याद नहीं रख सकते हैं, तो हमें कौन सी वाली बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए, फिर कौन सी बुक याद रखनी चाहिए, वो है ये वाली किताबें, जिनको कि कहीं ना कहीं पे नॉमिनेट किया गया है, फिर किसी को सम्मान दिया गया है, वो वाली किताबें। ठीक है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न लेन ये चेतना मारू की बुक है और इसे नॉमिनेट किया गया था 2023 के बुकर के लिए। अगला है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब बच्चे ये जो है ना, ये 2023 का है, क्योंकि 2024 में तो बदल गया है नाम। अब मुझे पहले 2023 का बताइए, फिर मैं आपको 2024 का बताऊंगी। 2023, 2023 2023 में किसे मिला था? ये वहीदा रहमान जी को मिला था। ठीक है, और अभी रिसेंट की अगर हम बात करें 2024 की, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती जी को 2024 का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों को ही याद रखेंगे, 2023 2024। अगला है कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करने जा रही है? बताइए, यह है आपका अर्थक्वेक वार्निंग सर्विसेज। कौन सी कंपनी इसे शुरू करेगी? अर्थक्वेक वार्निंग सर्विसेज। आपके पास में आते भी होंगे मैसेज इनके, कौन सी कंपनी है ये है आपका गूगल। ठीक है, गूगल। अगला प्रश्न है ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया था? बताइए जरा, भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था? और इसमें भी आपको दोनों ही याद रखनी है बच्चे, जो लेटेस्ट नॉमिनेट हुई है और जो आपकी 2023 में नॉमिनेट हुई थी। 2023 में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूवी, ये है बच्चे आपकी एक मलयालम भाषा की मूवी है।
ठीक है, मलयालम भाषा की मूवी है, मूवी का नाम है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ये मूवी एक्चुअल में ना, ये एक्चुअल इवेंट पे आधारित है। 2018 में केरला में बाढ़ आई थी, ठीक है, तो केरला में जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, जो सर्वाइवल थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को बचाया, उन्होंने किस तरीके से इस नेचुरल डिजास्टर का सामना किया, ये पूरी की पूरी कहानी जो है इस फिल्म में दिखाई गई है। ठीक है, तो ये मलयालम भाषा की मूवी है, इसे जो है ऑफिशियल भेजा गया था आपका 2024 के ऑस्कर के लिए। उसके बाद अभी आपने रिसेंट पढ़ा होगा, एक मूवी का नाम हम लोग लगातार सुन रहे हैं, लापता लेडीज। लापता लेडीज को भी ऑफिशियली भेजा गया है सर्वश्रेष्ठ फॉरेन लैंग्वेजेस की मूवी की कैटेगरी में। ठीक है, तो लापता लेडीज को भी याद रखिएगा, और 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इसका तो आपको भाषा भी पूछी जा सकती है, तो भाषा याद रखिएगा बच्चे, मलयालम भाषा की मूवी है। ठीक है, ये दोनों ही फिल्में जो है आपको याद रखनी है। अगला है, हाल ही में MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है, वो कौन से क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इनका नाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, MS स्वामीनाथन, इनके बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इनका जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा, भारत सरकार ने इन्हें 2024 में भारत रत्न दिया है, वहां से भी इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपका RRB के एग्जाम में अलग से दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में इनके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। सब कुछ आपको बताया हुआ है। MS स्वामीनाथन, इन्हें जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ में मिल करके पहले हरित क्रांति जो है आपका मैक्सिकन गेहूं पे अप्लाई किया था। ठीक है, मैक्सिको में इन्होंने चलाया था, वहां पे सक्सेसफुल रहा, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे चलाया। ठीक है, और जो वर्ल्ड फूड प्राइज होता है ना बच्चे, वो पहली बार जो है इन्हें दिया गया था। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति थे MS स्वामीनाथन। और नॉर्मन बोरलॉग को तो आपका पीस के सेक्टर में नोबेल भी दिया गया था हरित क्रांति को चलाने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। और इनका सेक्टर बताइए मुझे, क्या सेक्टर आएगा इनका? एग्रीकल्चर, वेरी गुड, बहुत फेमस बच्चे कृषि वैज्ञानिक थे। और फिर जो है इनकी उपलब्धि को देखते हुए 2024 में भारत सरकार ने भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है भारत रत्न, वो जो है इन्हें देने की घोषणा की थी। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन के बारे में ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला बच्चे, GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बताइए जरा। GST सहाय, ये क्या है आपका? एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म है, इनमें से कौन से बैंक के द्वारा या फिर किसी कमीशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? और सारी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। बताइए बच्चे, कौन सा है ये? सेबी है, सिडबी है, नीति आयोग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। GST सहाय, GST सहाय ऑनलाइन पोर्टल, ये सिडबी के द्वारा किया गया है। ठीक है, सिडबी के द्वारा। सिडबी कैसे, किस प्रकार का बैंक है? जैसे आपका नाबार्ड है ना, वैसे आपका सिडबी भी है बच्चे। यह है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो लघु उद्योग होते हैं उनको डेवलप करने के लिए एक डेवलपमेंट बैंक है, जिस तरीके से आपका नाबार्ड है ना। तो नाबार्ड, सिडबी, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के बैंक है। तो सिडबी को याद रखिएगा, ये GST सहाय नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। अगला बच्चे, भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? बताइए। भारतीय भाषा उत्सव, भारतीय भाषा उत्सव कौन से शहर में इसे लॉन्च किया जा रहा है? वाराणसी है, पटना है, अहमदाबाद है, लखनऊ में। यह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ भारतीय भाषा उत्सव। ठीक है, लखनऊ में भारतीय भाषा उत्सव। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कौन सा राज्य 0 से 5 साल की आयु के लिए बच्चों के लिए आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? हमारे देश का पहला राज्य जिसने क्या किया है बच्चे? सॉरी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला राज्य जिसने 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका जो आधार कार्ड है ना, उसे जो है आपका जन्म पंजीकरण यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है, उसके साथ में लिंक कर दिया है। तो ये दोनों करने वाला, ये जो लिंक इंटीग्रेशन है, ये करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है, ये है आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड ने क्या है बच्चे? नागालैंड। अगला है, ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए अपने काम के लिए भारत से 2023 रेमन मैक्स से पुरस्कार विजेता कौन है?
अब 2024 रेमन मैग्सेसे की अगर हम बात करें, 2024 रेमन मैग्सेसे की अगर हम बात करें तो बच्चे ये किसी भारतीय ने नहीं जीता है, ठीक है। तो इसीलिए 2023 का जो रेमन मैग्सेसे में इकलौते भारतीय विजेता थे उनका नाम आपको पूछा जा सकता है। बताइए इनका नाम। कैंसर के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है, कैंसर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। एक तरीके से आप इन्हें डॉक्टर भी कह सकते हैं, एक तरीके से इन्हें समाज सेवक भी कहा जा सकता है। इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर, ठीक है। डॉक्टर रवि कन्नन आर 2023 में भारत से ये इकलौते विजेता थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ना नोबल एशिया को नोबल कहा जाता है, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ा बच्चे आपका पुरस्कार होता है। 2024 में एक भी भारतीय विजेता नहीं था, इसीलिए जो है आपको इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन 2023 का याद रखिएगा। 2023 में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए इन्होंने काम करने के लिए इन्हें 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, डॉक्टर रवि कन्नन आर। अगला बच्चे काकरापार। काकरापार पहले तो ये याद रखिएगा ये कहाँ पे है। काकरापार जो है आपका गुजरात में है। भारत में सबसे बड़े घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी क्षमता बताइए। अभी हाल ही में क्या किया था काकरापार गुजरात ने, इसने अपनी फुल कैपेसिटी को अचीव कर लिया था। मतलब जिस कैपेसिटी का ये एटॉमिक प्लांट बनाया गया ना, वो इसने अचीव करते हुए काम करना शुरू कर दिया है। तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। ये आपका स्टैटिक प्रश्न भी बनाएगा। और कितनी इसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी 700। वेरी गुड बच्चे, ये है आपका 700 मेगावाट, ठीक है। हमारे देश में बहुत कम ऐसे परमाणु संयंत्र है जिनकी कैपेसिटी इतनी है। ऊपर से पूरी तरीके से इसे भारत में बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको पूछती हूँ, ये बनाया तो भारत में गया है, लेकिन हमने किसी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इसे बनाने में। याद है किसी को किसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है हमने इसे बनाने में? काकरापार गुजरात, बताओ। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका स्वागत किया है? स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 700 मेगावाट इसकी क्षमता याद रखिएगा, ठीक है। क्षमता याद रखना बच्चे, कैपेसिटी, क्योंकि प्रश्न जो बना है ना वो क्षमता की वजह से ही बना है, वो क्षमता की वजह से बना है। जैसे आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डैम भी है ना, ये तो आपका एटॉमिक पावर प्लांट है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डैम भी है, उनकी कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उतनी कैपेसिटी में काम नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो है जितना कैपेसिटी का इसे बनाया गया था, इसने अपनी फुल कैपेसिटी अचीव कर ली है। काकरापार गुजरात में ये है आपका परमाणु संयंत्र, ठीक है। हमने पूरी तरीके से यहाँ पे बनाया है, लेकिन हमने किसी और देश की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इसे बनाने में, ठीक है। तो देश कौन सा है? रसिया है। वेरी गुड बच्चे, रसिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। MS धोनी। अब आ गया आपका एम्बेसडर वाला प्रश्न, ये आपको पूछे जाते हैं, आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है। एम्बेसडर तो आपको पूछेगा एक, ठीक है। तो ये स्वराज ट्रैक्टर्स है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। अगला है, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने वाली समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंप दी है। 2023 में समिति बनाई गई थी। ये समिति क्यों बनाई गई थी? समिति इसलिए बनाई गई थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या है कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होती हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों में, वो, और दूसरा जो है आपके जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, यानी कि जो संसद के लोकसभा के चुनाव है, वो सारे के सारे एक साथ में करवाए जाने चाहिए या नहीं करवाए जाने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर बच्चे, इस चीज़ को लेकर के इन्होंने एनालाइज किया और अब फाइनल जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। और कहीं ना कहीं इनकी जो रिपोर्ट है वो आपका इसके पक्ष में है कि हाँ, हमारे देश में 5 साल में एक ही बार चुनाव होना चाहिए, उसी समय हर राज्य में भी चुनाव होगा, उसी समय जो है आपका केंद्र में जो चुनाव होते हैं यानी कि लोकसभा के चुनाव वो भी होंगे, ठीक है। तो ये जो समिति बनाई गई थी, इसका हेड आपको पूछा हुआ है, किसके द्वारा इसे हेड किया गया था? किसके द्वारा हेड किया गया था? रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो ये आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि कोविंद समिति का संबंध किस चीज से है? कोविंद समिति का संबंध किस चीज से है? तो याद रखना यह है एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगला है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII पुणे, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम बताओ। अभी भी वर्तमान में यही है, तो इन्हीं का नाम आपको याद रखना है। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII पुणे, कौन है? ये हैं आपके R माधवन, इसके हेड हैं।
अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? अब नवरत्न का दर्जा जो है अभी रिसेंटली कुछ और कंपनीज को भी मिला है, तो पहले आप लोग बताइए कौन सी कंपनी थी इसमें लेटेस्ट जिसे नवरत्न का दर्जा दिया गया था? बताओ बच्चे। कमेटी को याद रखना, ठीक है। कोविंद समिति भी पूछा जा सकता है कि कोविंद समिति का संबंध किस चीज से है, और कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है, और भारत सरकार को सौंपी है इस बात के साथ में कि हाँ हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अब हो सकता है कि अगला जो बच्चे आपका लोकसभा चुनाव होगा ना, उस समय सारे राज्यों में जो है विधानसभा भी चुनाव होंगे एक साथ। RCF, वेरी गुड। ये है आपका राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये सबसे रीसेंट थी। उसके बाद में मैं आपको रीसेंट कंपनीज का नाम बता देती हूँ। अभी बच्चे हमारे देश में नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है, ये है आपके 25। एग्जाम के लिए 25 याद रखेंगे, ठीक है। भले ही इसके बाद कोई और बन जाए अभी नवंबर में, है ना, लेकिन 25 याद रखेंगे। 25 कंपनियां हैं जिन्हें की नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इनमें से सबसे लेटेस्ट कौन सी है बच्चे, ये देखिए, ये 4 कंपनियां जो है एक साथ अभी भारत सरकार ने इन्हें नवरत्न का दर्जा दिया है। कौन कौन सी? एक तो आपकी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, एक आपका रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये 4 कंपनियां हैं जिन्हें की रिसेंट नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। उससे पहले ये थी आपकी RCF। तो ये 25 कंपनियां अभी वर्तमान में 25, इस नंबर को याद रखिएगा। एक नंबर दिला सकता है ये आपको, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये नंबर ऐसा ना, ये चेंज होता रहता है बच्चे, जरूरी नहीं कि हमेशा ही आपके 25 ही रहे ना, ये ऊपर भी जाती हैं, ये नंबर जो है ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कोई नवरत्न का दर्जा खो देता है, किसी को नवरत्न का दर्जा मिलता है, तो ये नंबर जो है आपका ऊपर नीचे जाता रहता है। तो याद रखना, अभी एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है? 25 याद रखना है। 25 नवरत्न कंपनियां हैं भारत में। अगला है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? बताइए। ये रिसेंटली भी यही है, तो इन्हीं का नाम याद रखेंगे। ये बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धीरेन्द्र ओझा, ठीक है। आपको पता है कि जो PIB है ना, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार का ऑफिशियल स्पोक पर्सन है। आपको पता है कि PIB जो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसमें गवर्नमेंट जो भी काम करती है, जो भी अनाउंसमेंट करती है, जो भी सूचना सरकार को देनी होती है, लोगों तक पहुंचानी होती है, वो PIB में रिलीज होती है, ठीक है। तो PIB एक तरीके से क्या है, ये ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, ऑफिशियल स्पोक पर्सन है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ऑफिशियल स्पोक पर्सन के मतलब कि PIB के जो हेड हैं वो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये है धीरेन्द्र ओझा, याद रखिएगा, धीरेन्द्र ओझा। अगला है, तमिलनाडु के किस जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS इसके हिस्से के रूप में केवल 30 दिनों में लगभग 1546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा है ये? अब यहाँ पे स्टेट तो आपको दिया हुआ है तमिलनाडु है, लेकिन तमिलनाडु में कहाँ पे, कौन सी जगह? तमिलनाडु में कौन से गांव के लोगों ने, जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम दिया जाता है, उस काम में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ये है कि 30 दिनों में इन्होंने लगभग 1500 खेतों में तालाब का निर्माण किया है, ठीक है, जिसके कारण ये गांव के लोग ज़्यादा आपकी चर्चाओं में थे। ये गांव है आपका तिरुपाथुर। तिरुपाथुर गांव कहाँ पे है? ये है आपका तमिलनाडु में। क्यों चर्चाओं में रहा? क्योंकि यहाँ के लोगों ने इस सरकारी योजना का क्या किया, इन्होंने इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। अगला बच्चे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा NCERT को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? बताइए। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने NCERT को एक टाइटल दिया था, एक स्टेटस दिया था, पब्लिक यूनिवर्सिटी का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, या फिर ऑटोनॉमस कॉलेज का। कौन सा दर्जा दिया था? यह है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है NCERT को। अगला प्रश्न है, 2023 डूरंड कप किसने जीता है? अब डूरंड कप 2024 का भी हो चुका है, 2024 का भी हो चुका है, तो बताइए याद है आपको किसने जीता है? 2023 का पूछा है यहाँ पे, और 2024 का भी हो चुका है। और जिन्होंने 2024 में जीता है उन्होंने 2023 के विजेता को हराया था फाइनल में। बताइए। चलिए, 2023 में तो बच्चे आपका जीता है ये मोहन बागान ने, और 2024 में मोहन बागान को हरा करके ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। पहली बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसे जीता है,
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 2024 में जीता है। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ये वाला है 2024 वाला, ठीक है, इसे ज़्यादा याद रखिएगा। फाइनल में आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बगान को हरा करके 2024 का डूरंड कप जीत लिया है। डूरंड कप कौन से खेल में खेला जाता है? ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है। हमारे देश का ही नहीं, एशिया का जो है आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है फुटबॉल के क्षेत्र में। अगला है कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? बताइए। कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक आपका, अगर हम पब्लिक सेक्टर की बैंकों की बात करें, सॉरी प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर में आपका एचडीएफसी आता है, आईसीआईसीआई आता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका कोटक महिंद्रा बैंक आता है, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बैंक है। इसके एमडी और सीईओ के पद से, अब ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने यहाँ पे पद संभाला है इनके बाद में, ठीक है, जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है ये बैंक एक तरीके से फाउंडर रहेंगे बनाने में। नाम क्या है? उदय कोटक, ठीक है। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था 2023 में। कौन सा राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है? बताइए। दिसंबर मतलब कि दिसंबर 2023 की बात हो रही है। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्कीम बनाई गई थी कौन से स्टेट के द्वारा? हालांकि स्कीम अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन कौन सा स्टेट है? कौन सा स्टेट है बच्चे? बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाने वाला स्टेट है असम। अगला प्रश्न है, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री किस राज्य में होगी? बताइए। पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री, और ये इंडिया की पहली है। ये बच्चे भारत की पहली है, ठीक है, याद रखना इसे। गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री भारत की पहली, ये आपकी कहाँ पर बनेगी? ये होगी आपकी तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका भुवनेश्वर को, जो कि ओडिशा की राजधानी है, भुवनेश्वर। अगला है बच्चे, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये आपका हो चुका है 2023 में आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन। बताइए कहाँ पे हुआ था ये? 2023 में ये आपका कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ पे? जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। अगर हम अभी की बात करें, यानी कि 44वें की बात करें, 2024 की बात करें, तो जो 44वां शिखर सम्मेलन है 2024, ये आपका लाओस के द्वारा जो है होस्ट किया गया, ठीक है। लाओ का जो है आपका पूरा नाम है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो लाओ पीडीआर या फिर आपका लाओस, इस कंट्री के द्वारा 44वां होस्ट किया गया है। बच्चे आसियान जो है ना, इसमें भारत मेंबर नहीं है, लेकिन आसियान और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आसियान का शिखर सम्मेलन कई बार एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अभी जो रिसेंट वाला है 44वां है, 2024 वाला है, ये आपका लाओस के द्वारा आपका होस्ट किया गया है। और जो पिछले साल वाला था 2023 वाला 43वां वाला, वो आपका जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट की विजेता कौन बनी थी? आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना है, ठीक है। और ये खिलाड़ी बच्चे आपकी, अभी जो हमने 2024 में ये ओलंपियाड जीता है चेस का, आपको पता है 2024 में चेस ओलंपियाड में गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी, दोनों में ही जो है हमने यानी कि इंडिया ने जीत दर्ज की है, ठीक है। हमारे लड़कों ने, हमारी लड़कियों ने यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल दोनों ही कैटेगरी में जीता है। और जब लड़कों बोल रही हूँ मैं, तो एक लड़के ने नहीं, मतलब कि एक पूरी टीम है, ठीक है। तो एक आपकी लड़कियों की टीम है, एक आपके लड़कों की टीम है। तो ये जो आपकी खिलाड़ी है ना, ये लड़कियों की टीम में भी थी इस बार की जो चेस ओलंपियाड हमने जीता है, ठीक है। इनका नाम है दिव्या देशमुख, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बच्चे, याद रखना, ठीक है। इसमें आपके दिव्या देशमुख भी रही थी चेस ओलंपियाड में, इसमें आपकी तानिया सचदेवा भी रही थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बस इनमें से सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बेसिकली होता क्या है ना, प्रश्न आपको इस तरीके से बनता है कि दिव्या देशमुख कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब
आप लोग या हम लोग ज़्यादातर देखते नहीं इस तरीके की। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पेपर में आना है, हम देखते तो है नहीं, अपने खिलाड़ियों को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है आपको बस ये देखने के लिए कितना अवेयर रहते हैं अपने खिलाड़ियों को, अपने कंट्री के जो ये नए उभरते हुए जो आपके प्लेयर्स हैं इनको कितना हम लोग देखते हैं, ठीक, कितना इनके बारे में जानते हैं, तब इनके बारे में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, दिव्या देशमुख जो है आपकी ये चेस की खिलाड़ी हैं और इन्होंने टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट 2023 में जीता था। उसके अलावा अभी 2024 में हमारी जो चेस की हिस्ट्री में सबसे बड़ी अचीवमेंट रही वो ये रही कि हमने चेस ओलंपियाड जीता 2024 का, और दोनों में ही जीता, लड़कियों ने भी जीता और लड़कों ने भी जीता। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी, इनका नाम है डेनियल मैकगे। इनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व करेंगी? अब हालांकि आईसीसी ने तो बैन लगा दिया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने खेला था बच्चे, 1-2 मैचेस तो उन्होंने खेले थे। बताइए जरा कौन सी कंट्री से थी ये? डेनियल मैकगे। उसके बाद में मैंने आपको ये भी न्यूज़ बताई थी कि आईसीसी ने ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने पर बैन लगा दिया है ना, लेकिन उससे पहले इन्होंने खेला था, 1-2 मैचेस इन्होंने खेले होंगे, उसके बाद में आईसीसी के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया था। ये है आपका कनाडा, ठीक है, कनाडा है बच्चे, कनाडा से इन्होंने खेला था, हालांकि ये है तो अमेरिका की लेकिन इन्होंने कनाडा से खेला था। तो डेनियल मैकगे ही, और इस पे आईसीसी के द्वारा बैन लगा दिया गया है। उसके बाद की न्यूज़ भी याद रखिएगा, ठीक है, आईसीसी ने ट्रांसजेंडर को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने से मनाही कर दी है। अगला है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खेल क्षमताओं पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और आजीविका योजना, इतना बड़ा नाम यही नहीं याद रखेंगे, हम याद रखेंगे मुख्यमंत्री सबल योजना। मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध किस चीज से है? तो बच्चे जो ऐसा आप लोग देख रहे हैं ना, इसका मतलब है स्पोर्ट्स, ठीक है, ये जो सबल स्कीम है ये आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अब इसका प्राइमरी उद्देश्य आपको पूछा हुआ है कि क्यों इसे लॉन्च किया गया है, बताइए। सबल स्कीम, पहले तो ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बताइए किसके लिए है? बेसिकली आपका किसके लिए बच्चे? सबल स्कीम, सबल स्कीम ये आपका है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो इस पे सबल स्कीम है, सबल स्कीम हिमाचल प्रदेश की सरकार की है, ठीक है, और ये बेसिकली जो है आपका ये टैकल करेगी या फिर इसे बनाया गया है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, याद रखना। सबल स्कीम हिमाचल प्रदेश की सरकार की योजना है। किस कंपनी ने भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया था? अभी आपने इसका नाम पढ़ा था इंद्रजाल, इंद्रजाल। तो इंद्रजाल जो है भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसे कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? अब आपको कंपनी का नाम पूछा है, कौन सी कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है? इस कंपनी का नाम है बच्चे ग्रेने रोबोटिक्स, ठीक है, ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा भारत के लिए इंद्रजाल नाम का पहला एआई बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया गया है। भारत के किस राज्य ने घोषणा की है कि 6 सितंबर 2023 के राज्यों के सभी स्कूलों में शनिवार को छुट्टी रहेगी? बताइए, 6 सितंबर 2023 से राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार को छुट्टी रहने की घोषणा कौन से स्टेट ने की थी? सैटरडे ऑफ की घोषणा कौन से स्टेट ने की थी? ये है आपका नागालैंड, ठीक है, सैटरडे ऑफ की घोषणा नागालैंड ने। किस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था? बताइए। यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी के नाम से इन्हें सम्मानित किया गया था। कौन सा पुलिस स्टेशन है ये? सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, सॉरी, मतलब कि पुलिस को जो ट्रेन करते हैं वो वाला संस्थान। मैम कल ग्रुप का लिंक कहाँ शेयर किया था आपने? मैंने तो कहीं नहीं किया था, हमारी टीम ने किया होगा कहीं ना कहीं।
ग्रुप में क्या होगा, आरआरबी जेई के बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, टेलीग्राम पे चलते हैं, आरआरबी जेई के ग्रुप हैं, आरआरबी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन्हीं के ग्रुप में कर दिया होगा किसी में। बताओ कौन सा वाला इंस्टीट्यूट है, यह आपका असम राइफल्स, असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, सोकुवई नागालैंड। ठीक है, नागालैंड का है बच्चे, ये नागालैंड का ही, नागालैंड की हमने काफ़ी न्यूज़ पढ़ लिया अभी है ना, नागालैंड का ही आपका इंस्टीट्यूट है। बेसिकली काम क्या है इसका, ये ट्रेनिंग जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे आर्मी पर्सनल होते हैं, उनको ट्रेन करने का काम करता है। तो असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, ये नागालैंड में है। इसे दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी। अगला है बच्चे, भारत में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए, यह है आपका मालवीय मिशन। इतना पूछा जाएगा कि मालवीय मिशन का संबंध किस चीज़ से है, तो ये आपका टीचर ट्रेनिंग से है। ठीक है, याद रखना, टीचर को ट्रेन करने से रिलेटेड है, टीचर को ट्रेन करने से रिलेटेड आपका मिशन है। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं, हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा। ठीक है, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला है, देश का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बनेगा। ये भी हो चुका है, हमने पढ़ चुका है, सांची को बनाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची को देश का पहला सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। 5 सितंबर 2023 को हार्पर कॉलिंस के द्वारा जारी बुक का नाम है फायर ऑन द गैंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। इसके लेखक कौन है, किताब का नाम याद रखिएगा, फायर ऑन द गैंगेज, फायर ऑन द गैंगेज। गैंगेज का मतलब गंगा है बच्चे, गंगा, गंगा के ऊपर जो है आपकी बनारस के ऊपर ये किताब है, आपको राइटर का नाम बताना है। बताइए किसकी बुक है ये, फायर ऑन द गैंगेज, किसके द्वारा लिखी गई है, राइटर का नाम याद रखना, राधिका अयंगर। राधिका अयंगर, फायर ऑन द गैंगेज। ठीक है, राधिका अयंगर, फायर ऑन दी गैंगेज, इस किताब का और राइटर का नाम याद रखेंगे बच्चे। किस देश ने दुनिया के पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है। ठीक है, आरोग्य मैत्री क्यूब ये क्या है, ये आपका एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसे इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका इस्तेमाल किया जाएगा जब कहीं पे पहाड़ी क्षेत्रों में जब आपदा आती है तो वहाँ पे इमीडिएट जो फर्स्ट एड है उसे पहुँचाने के लिए ना, क्योंकि वहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर होते हैं, दूसरा जो है आपदा वाले क्षेत्र में कई बार आवाजाही बंद हो जाती है, रोड टूट जाती है ना, इस तरीके से नेचुरल डिजास्टर जब वहाँ पे आते हैं तो आरोग्य मैत्री क्यूब को वहाँ पे प्राइमरी हेल्प के लिए जो है आपका भेजा जा सकता है। तो याद रखना, दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब और ये आपका इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, इसके निदेशक कौन थे और हाल ही में किनका निधन हो गया है, बताइए बच्चे। बताओ, और इनके बाद जो बने हैं एसपीजी के जो नए हेड बने हैं उनका भी नाम आपको याद रखना है। एसपीजी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार इनके एसपीजी के निदेशक थे और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। एक तो बच्चे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो है आपका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके घर वालों की, उनकी जिम्मेदारी भी जो है इनके पास में ही होती है, एसपीजी के पास में होती है। तो एसपीजी के निदेशक थे, इनका नाम है अरुण कुमार सिन्हा, इनका निधन हुआ है हाल ही में। ठीक है, और इनके बाद में जो अरुण कुमार सिन्हा है, इनके बाद में जो है आपके जो नए एसपीजी ग्रुप के हेड बने हैं उनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है आलोक शर्मा। ठीक है, आलोक शर्मा जो है अब एसपीजी के नए निदेशक हैं। इससे पहले जो थे अरुण कुमार सिन्हा, उनका देहांत हुआ है। ठीक है, अगला है, पुदुचेरी में स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूल में स्नातकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कितने % आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़िएगा, पहले तो स्टेट नहीं है, ये आपका यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी में कहाँ पे आरक्षण की बात की गई है, ये है आपका स्नातक चिकित्सा शिक्षा, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन में, सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस में जो आपके ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर क्या करने के लिए बच्चे, वहाँ पे सरकारी स्कूल के स्नातकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कितने % के आरक्षण को मंजूरी दी गई है। तो ये बताना है आपको कितने % आरक्षण को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, यह है आपका 10% का। ठीक है, 10% का आरक्षण।
अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डोंगरिया कोंदो का घर है जो अपने हाथ से बने हुए रायगढ़ सॉल के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इन्हें सरकार के द्वारा रायगढ़ सॉल को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बनेंगे। रायगढ़ सॉल कहाँ का प्रोडक्ट है, स्टेट का नाम पूछा जाएगा। दूसरा डोंगरिया कोंद, तो ये डोंगरिया कोंद क्या है बच्चे, ये आपका एक कम्युनिटी है, ठीक है, एसटी कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। तो डोंगरिया कोंद भी आपको पूछा जा सकता है। बताइए कहाँ का है ये जो आपका कम्युनिटी है, ये कहाँ का है, डोंगरिया कोंद। और इनके द्वारा बनाया जाता है हाथों से बना हुआ एक शॉल, रायगढ़ शॉल इसे कहते हैं। तो दोनों ही प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, प्रोडक्ट का नाम पूछा जाएगा, प्रोडक्ट को बनाने वाले का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपका है ओडिशा, याद रखिएगा। ओडिशा में आपको डोंगरिया कोंद कम्युनिटी मिलती है और उनके द्वारा जो शॉल बनाया जाता है वो है आपका रायगढ़ शॉल। अगला है, किस देश ने अगले साल की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने के लिए चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान, नाम है इसका मून स्नाइपर, लॉन्च किया है। बताइए मून स्नाइपर किसका है, मून स्नाइपर, मून स्नाइपर किसका है बच्चे। जैसे हमारा चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 2 है, उसी तरीके से जापान का है मून स्नाइपर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सरकार ने मराठावाड़ के उन मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया है जिनके पास निजाम युग के दस्तावेज हैं। अब थोड़ा सा खबर को ध्यान से पढ़ेंगे। एक इंडियन स्टेट है इनमें से, ठीक है, उन्होंने मराठावाड़ क्षेत्र, मराठावाड़ क्या है, बेसिकली एक क्षेत्र का नाम है, एक एरिया का नाम है। तो मराठवाड़ा के उन मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का डिसीजन लिया है जिनके पास में निजाम युग के दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट की बात हो रही है, ये कौन से स्टेट की बात हो रही है। और फिर यहाँ पे आता है कुनबी जाति, फिर यहाँ पे आता है आपका कुनबी जाति या फिर कुनबी कम्युनिटी। तो कुनबी कम्युनिटी कहाँ पे पाई जाती है, थोड़ा सा आपको सेंस तो आ रहा होगा। मराठवाड़ा कहाँ पे हो सकता है, मराठवाड़ा कहाँ पे होगा बच्चे, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो कुनबी जाति प्रमाण पत्र है वो उन लोगों को दिया जाना है जिनके पास में इस एरा के क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो यह है आपका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 में लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ये देखिए, बताओ जरा। मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोगों ने लुलु इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, है ना, लुलु मॉल, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी पिछले साल। तो उन्हीं के जो है आपके मालिक हैं, उन्हीं के संस्थापक हैं, क्या नाम है इनका, इनका नाम है अदीब अहमद, ठीक है। अदीब अहमद जो है आपका, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के, ठीक है, अबू धाबी में। और इन्होंने 2023 में ये जो फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है अपने नाम किया था, ठीक है। तो ये अदीब अहमद नाम है इनका। अगला है, कौन सी कंपनी हैदराबाद में एशिया की सबसे बड़ी जिला शीतलन परियोजना स्थापित करने के लिए $200 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, एशिया की सबसे बड़ी जिला शीतलन परियोजना, एशिया की सबसे बड़ी जिला शीतलन परियोजना कहाँ पे लगने वाली है, ये लगेगी आपके हैदराबाद में। कौन सी कंपनी इसे लगाएगी वो पूछा हुआ है आपको, कंपनी का नाम बताइए, कंपनी का नाम पूछा है आपको। लगभग $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा रहा है इनके द्वारा। कंपनी का नाम है आपका टैबरीड, ठीक है, टैबरीड। अगला बच्चे, 78 संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, बताइए। ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे आपका। बताओ मुझे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, 78th UN जनरल असेंबली, क्या नाम है इनका, इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस का नाम याद रखिएगा। अगला बच्चे, प्रयागराज क्षेत्र के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयागराज पुलिस के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, बताइए। प्रयागराज पुलिस के द्वारा जो योजना शुरू की गई है उसका नाम आपको बताना है। दूसरा, ये प्रश्न आपको उल्टा भी पूछा जाएगा, आपको योजना का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सी स्टेट ने इसे लॉन्च किया है या फिर कौन सी पुलिस ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो प्रयागराज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस आएगा, है ना। तो आपको योजना का नाम याद रखना है। किसके लिए है ये, बेसिकली ये है आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
इसका नाम है सवेरा। अगला है किस देश की नौसेना ने चरण सेकंड में भारतीय नौसेना के साथ में वरुण 23 नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। वरुण में इंडिया के साथ में कौन हिस्सा लेता है? जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं बच्चे, उनमें से सबसे ज़्यादा वरुण पूछा जाता है। एक आपका सूर्य किरण पूछा जाता है। सूर्य किरण होता है नेपाल के साथ में, वरुण होता है आपका फ्रांस के साथ में। इस सूर्य किरण जो है आपका वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, और जो आपका वरुण है वो आपका नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है। अगला है, जैसा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी? कि भारत इनमें से एक देश में अपना दूतावास खोलने की योजना बना रहा है। पहली बार इंडिया इस कंट्री में अपना दूतावास खोलेगा। उज्बेकिस्तान है, तिमोर लेस्ते है, कंबोडिया है, या फिर आपका ब्रुनेई है। सारी की सारी कंट्रीज में एक चीज सिमिलर है, एशियन कंट्रीज हैं सारी की सारी, है ना। तो कौन सी कंट्री में हम अपना पहला दूतावास खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं? इस कंट्री को कहा जाता है तिमोर लेस्ते। ठीक है, इस कंट्री को कहा जाता है तिमोर लेस्ते। अगर आप दुनिया का नक्शा याद करेंगे तो बच्चे ऑस्ट्रेलिया को याद करिएगा, अलग से है ना आपका कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो है आपका पूरब में, उत्तर में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूरब की तरफ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, वहां पे जो है आपके छोटे छोटे आइलैंड है, और उन्हीं में से एक आइलैंड है, ये दिख रहा है आपको, ये तिमोर लिस्ते इसे कहा जाता है, ईस्ट तिमोर। ठीक है, ये आपका तिमोर लिस्ते है, और इसकी कैपिटल जो है वो इंडिया की कैपिटल की जैसी है। हमारी कैपिटल है दिल्ली, हमारी कैपिटल है दिल्ली, है ना, और इनकी कैपिटल है दिल्ली। ये देखिए दिल्ली। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, तिमोर लिस्ते को याद रखना, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसे याद रखना। इसके ऊपर नीचे देखिए, यहाँ पे आपका बांडा सी है, यहाँ पे आपका तिमोर सी है। बेसिकली जो नीला पानी है ये आपका पैसिफिक ओशियन का है, प्रशांत महासागर का है। ठीक है, उसमें आपके छोटे 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 आपके क्या है, सारे के सारे वो बने हुए हैं ना। इंडोनेशिया का छोटा सा यहाँ पे आ गया, इंडोनेशिया का आपको यहाँ पे पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसकी आपको कैपिटल याद रखनी है, इसका जो है लोकेशन याद रखना है कि आपको ये एक द्वीप के जैसे दिख रहा है, एक आइलैंड कंट्री है, दूसरा ये आपका पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, तो याद रखिएगा तिमोर लेस्ते। अगला है, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने किस तारीख को आधिकारिक तौर पर पोइला बैसाख या फिर बंगाली नववर्ष दिवस को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में नामित किया है? बताइए बच्चे। अब यहाँ पे आपका प्रश्न पहले तो ये बनेगा कि पश्चिम बंगाल के लोग या फिर पश्चिम बंगाल अपना जो नववर्ष है वो किस रूप में मनाते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं यहाँ पे पोइला बैसाख। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे पोइला बैसाख कहा जाता है। तो पोइला बैसाख के दिन में बंगाल का जो नववर्ष है या फिर स्थापना दिवस है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन सी तारीख है? अप्रैल 15। ठीक है, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को किस रूप में? राज्य की स्थापना दिवस के रूप में नामित किया है, इन्होंने मनाए जाने की घोषणा की है। अगला बच्चे, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसमें कि भारतीय नौसेना का INS सुमेधा मिस्र में भाग ले रहा है? बताइए। इंडियन नेवी ने इनमें से किसी एक ऑपरेशन में या फिर कह सकते हैं कि एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जहां पे कि बहुत सारे देशों की नेवीज आई थी। सॉरी, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, नेवल एक्सरसाइज है। तो बहुत सारी कंट्रीज की नेवी यहाँ पे आई थी। आपको बताना है कौन सा वाला है ये, कौन सा वाला है? ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार 2023। ठीक है, ब्राइट स्टार 2023 में भारतीय नौसेना की तरफ से INS सुमेधा के द्वारा हिस्सा लिया गया था। और कहाँ पे हुआ था ये हुआ था आपका इजिप्ट में, मिस्र में। अगला है, 9 सितंबर 2023 को किस भारतीय राज्य की कैबिनेट ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, इसे कहते हैं अप्सपा, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये 9 सितंबर 2023 को यहां से वापस लेने की सिफारिश की थी? बताइए जरा कौन सा स्टेट है? और बच्चे बहुत सारी जगह से हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ से अप्सपा हटाया भी है। तो कौन सा स्टेट है जो अप्सपा हटाने के कारण चर्चाओं में रहा था? ये है आपका असम। ठीक है, यहाँ पे आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। अप्सपा का फुल फॉर्म, अप्सपा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो ये हटाया है असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट से, किसने? केंद्र सरकार ने। अगला है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दे दी है? बताइए। ट्रांसजेंडर को पेंशन और उन्हें OBC का दर्जा, OBC का स्टेटस कौन से स्टेट ने दिया था? कौन से स्टेट ने दिया था? कौन सा राज्य है बच्चे इनमें से? यह है आपका झारखंड।
ठीक है, झारखंड हेमंत सोरेन ने, ये अपने आप में जो है अपनी पॉलिटिक्स के कारण भी चर्चाओं में रहा था। यहाँ पे वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन नाम है। हेमंत सोरेन बच्चे बीच में ईडी इनको पकड़ करके ले गई थी, मतलब गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद में कुछ दिनों तक जो है चंपई सोरेन यहाँ पे सीएम रहे। अब दोबारा ये जेल से छूटे तो दोबारा से सीएम बन गए हैं, ठीक है। तो अपनी पॉलिटिक्स के कारण भी चर्चाओं में रहता है झारखंड। तो झारखंड में जो है आपका अभी कौन सी पार्टी रूल कर रही है? झामुमो। झामुमो का मतलब है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पे है। और इस सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उन्हें पेंशन दिया जाएगा और उन्हें ओबीसी का स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। अगला है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है? बताओ बच्चे, योगी जी की फोटो आपको याद आ गई होगी नंद बाबा दूध मिशन के साथ में। नंद बाबा दूध मिशन किसका है? ये नंद बाबा दूध मिशन नंद बाबा दूध मिशन। अब तो मैंने कह दिया, योगी जी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। इन्होंने एक समिति का गठन भी किया है इसके लिए। अगला है, कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है? भारत का पहला वेटलैंड सिटी, भारत का पहला वेटलैंड सिटी कौन सा बनेगा? इसे हम झीलों का शहर भी कहते हैं, झीलों का नगर भी कहा जाता है। राजस्थान में है उदयपुर, भारत का पहला वेटलैंड सिटी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 2023 वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ पे हुआ है? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 कहाँ पे हुआ है? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 ये हुआ है आपका बर्लिन जर्मनी में, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में। अच्छा, फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज 2023 किसने जीता था? फिडे का वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज टूर्नामेंट ये कौन से खिलाड़ी ने जीता था? क्या नाम है इनका? इनका नाम है बच्चे रौनक साधवानी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 2-3 नाम दिए हुए ना आपके, डी गुकेश बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, पूछा जाएगा कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, ये भी चेस के खिलाड़ी हैं। विदित गुजराती ये भी चेस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आर प्रगनंदा इनको भी याद रखिएगा, ये भी चेस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ से एक एक नंबर का प्रश्न बनेगा, बताइए डी गुकेश निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये डी गुकेश है, आर प्रगनंदा है, विदित गुजराती है और रौनक साधवानी है। सारे के सारे जो हैं क्या है? ये हैं ग्रैंड मास्टर्स, ठीक है, जीएम है सारे के सारे और चेस के प्लेयर हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला है, किस कंपनी ने 2022-2023 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? बताओ कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है ये है आपकी मैंगलोर रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। किस राज्य ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है? अब देखिए बच्चे, ये है आपका अनुसूचित जनजाति आयोग। अब अनुसूचित जनजाति आयोग तो हमारे ऑलरेडी यूनियन स्तर पर भी बना हुआ है, केंद्र का अपना एक अनुसूचित जनजाति आयोग है, लेकिन यहाँ पे ये राज्य अपने लिए, ठीक है, अलग से एक अनुसूचित जनजाति आयोग बनाने के लिए इन्होंने सिफारिश की थी और केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। तो कौन सा वाला स्टेट है ये? कौन सा वाला स्टेट है? अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये जो अनुसूचित जनजाति आयोग यहाँ पे बनाने की मंजूरी मिली है ना, ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस होगा, मतलब कि अपना कंट्रोल खुद ही पे, उसे कहते हैं ऑटोनोमस, है ना। तो ऑटोनोमस जो है आपकी संस्था होगी और ये बनाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार को ये मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, सुल्तान जौहर कप 2023 का कौन सा संस्करण 2027 से अक्टूबर 4 नवंबर तक जौहर मलेशिया में आयोजित किया जाएगा? देखिए बच्चे, इसलिए नहीं लाया था मैंने ये प्रश्न, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। एक तो इसका स्टैटिक प्रश्न बहुत बनता है, सुल्तान जौहर कप ये किस खेल से रिलेटेड है? ठीक है, आपको याद रखना है बच्चे, ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है, पूछा जाएगा आपको। दूसरा, जो ये सुल्तान जौहर कप है, यहाँ पे जो ये नाम है ना जौहर, ये बेसिकली एक जगह का नाम है जौहर, और ये जौहर कहाँ पे है? ये जो है आपका मलेशिया में है, ठीक है। मलेशिया एक एशियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, इतना याद रखिएगा। उसके अलावा इसमें किसने जीता है, ये प्रश्न बनेगा आपका, ये नहीं कौन से नंबर का होगा, ये पूछा जाएगा कि सुल्तान जौहर कप 2023 में किसने जीता है? तो याद रखना, जर्मनी ने जीता है, ठीक है, जर्मनी ने जीता है। और जर्मनी ने 2023 में जो है आपका ये
ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है, तो जर्मनी का नाम याद रखिएगा। अब जब हम जर्मनी यहाँ पे याद रखेंगे तो जर्मनी को एक और जगह आपको याद रखना है, जो बच्चे FIH का, FIH का मतलब होता है आपका हॉकी फेडरेशन, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उनका वर्ल्ड कप होता है। जैसे हम बाकी खेलों में वर्ल्ड कप देखते हैं उसी तरीके से जो है आपका हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 में भी हुआ था, और 2023 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप है वो भी जर्मनी ने जीता था। ठीक है, तो दो जगह याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। आपका सुल्तान जोहर कप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हॉकी से रिलेटेड है, मलेशिया इसे होस्ट करता है। ठीक है, ये मलेशिया में जो जगह है जोहर, वहाँ पे होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसे जर्मनी ने जीता, और जर्मनी ने उसके अलावा 2023 का जो वर्ल्ड कप है हॉकी का वो भी जीता है। ठीक है, तो दोनों जगह आपको जर्मनी का नाम याद रखना है। चलिए, आज का सेशन फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल मिलेंगे आपको, कल आपको दिसंबर 2023 और फिर जनवरी फरवरी, है ना, जनवरी फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो कल का सेशन आप कह सकते हैं कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, आपका दिसंबर 2023, फिर आपका जनवरी, फिर आपका फरवरी। ठीक है, मैं एक गेस कर रही हूँ इसको, ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही इसी महीनों से पूछा जाएगा, लेकिन जितना मैंने 2019 के पेपर देखे हैं उसमें महीने गिनती थी कितने महीने का, सर्च मार मार के आपके लिए जो है गेस मैं कर रही हूँ कि इतने महीने पहले का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बच्चे आपके जनवरी से, फरवरी से, क्योंकि वो पेपर भी आपका इसी टाइम पीरियड पे हुआ था। तो अगर उसी अकॉर्डिंग आरआरबी ने जो है इस बार अपने पेपर बनाए होंगे, उसी अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपने पेपर छापे होंगे, तो वो वाले जो महीने हमारे लिए नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, इनका करंट अफेयर, क्योंकि जनवरी में बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जनवरी में बहुत सारा जो है आपका एक तरीके से नया साल स्टार्ट होता है, तो काफ़ी खबरें आती हैं। नवंबर दिसंबर में पूरा साल खत्म होता है तो बहुत सारी खबरें आती हैं, जैसे कि आपका वर्ड ऑफ द ईयर होता है, या फिर आपके जैसे बिलियनियर ऑफ द ईयर होता है। तो पूरा जो ईयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो दिसंबर महीने में बनते हैं, और या फिर वो आपके जनवरी के महीने में बनते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी न्यूज़ होती हैं नवंबर दिसंबर में। और दूसरा जो है आपका क्या है कि इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा है 2019 के पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना। कल जो है इन्हीं महीनों से आपके करंट अफेयर होंगे, तो कल का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग बच्चे बाकी जो आपके साथ के कॉम्पिटिटर्स हैं, अभी कॉम्पिटिशन की भावना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सोचिएगा, बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, बाकी लोगों को भी ये सेशन ये बता दीजिएगा कि पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में हो रहा है आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी ALP के लिए, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।